हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। देखिए, आज इससे पहले हम केमिस्ट्री के 2 लेक्चर बताए थे, आज तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। इसमें केमिस्ट्री के हम मॉडल पेपर को हल कराएंगे और गारंटी लेते हैं कि 5 मॉडल पेपर हल कराएंगे और इससे बाहर के क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। बस आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सिर्फ 5 वीडियो पढ़ाएंगे बस हम आपको। आइए देखते हैं आज। ये देखिए भैया, ये है केमिस्ट्री के क्वेश्चन। केमिस्ट्री भैया आपका उपभाग नंबर 2 में आपको केमिस्ट्री दिया जाएगा। पहले में आपका फिजिक्स रहेगा और फिजिक्स के उसमें 7 क्वेश्चन रहेंगे। 7 के बाद फिर उपभाग नंबर 2 आएगा, जहाँ से 8वां क्वेश्चन शुरू होगा और वो आपका केमिस्ट्री का शुरू होगा। देखिए भैया, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन भैया, देखिए पहला क्वेश्चन है ZnH2SO4 और ZnSO4 और प्लस H2 अभिक्रिया है। पूछ रहा है ये अभिक्रिया कौन सी है। विस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए भैया, हमने आपको पढ़ाया होगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक तत्व दूसरे को विस्थापित करके खुद उसकी जगह में आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये Zn है, ये H2 की जगह में आ गया और ये Zn बना लिया। तो ये कौन सी थी भैया अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी थी? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है भैया? एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या होता है कि एक विलयन है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभव है। देखिए, लाल लिटमस को नीला कौन करता था? क्षार। कौन करता था? क्षार। और क्षार क्या होता है कि जब पीएच पैमाना होता है भैया, देखिएगा, ये जो पीएच पैमाना होता है, ये क्या होगा, देखिए ये जो पीएच पैमाना होता है आपका, पीएच पैमाना ये कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 0 और यहाँ 1, यहाँ पे होता है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे होता है 7। ये उदासीन होता है। इसके बाद 8 9 10 इसी तरह ये चलता जाता है। तो ये जो 7 के इधर जब जाता है तो ये क्षार हो जाता है और ये जब 7 के इधर आता है तो अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है? अम्ल हो जाता है। तो इसमें देखो पूछा है, इसमें इस सवाल में देखो कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो क्षार की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था कि जो यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो इसमें नीले लिटमस को लाल कर रहा है, मतलब क्षार होगा। क्षार इसमें देखिए कौन सा है? 1 तो हो नहीं सकता, 1 अम्लीय है, 3 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? 8 होगा। देखिए भैया, इसकी एक ट्रिक भी होती है। आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन सबसे अलग ही होगा, एक जो विकल्प होगा वो सबसे अलग ही होगा। इसमें देखिए ये तीनों के तीनों अम्लीय हैं और सिर्फ एक ही क्षारीय है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका सवाल दिया हुआ है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है? तो देखिए भैया, आपने पढ़ा होगा धातुओं की सक्रियता श्रेणी, पढ़े थे। क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और इसके बाद आता है Fe, इसके बाद Pb और फिर इसके बाद आता है हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर के बाद आता है Hg, इसके बाद Ag, इसके बाद Au आता है। देखिए, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, 5वें, 6वें, 7वें और ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12 और 13। तो इसमें सवाल में ज़रा देखिएगा, एक बार इसमें ज़रा देखिएगा। देखिए, पूछ रहा है निम्न में से कौन सी धातु, क्या पूछ रहा है? कौन सी धातु अम्ल में से
अम्ल में से हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देती है। तो देखो वही विस्थापित कर पाएगी जो सबसे ऊपर होगी। इसमें देखिएगा भैया, देखिए मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, जरा देखिएगा कहाँ गया, ये है, देखिए मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम है ये, और ये हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है ना ऊपर, तो ये इसको विस्थापित कर देगी। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन विस्थापित नहीं कर पाएगी, कौन विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो देखिए ये भी हाइड्रोजन से ऊपर है, ये भी हाइड्रोजन से ऊपर है, और ये भी हाइड्रोजन से ऊपर है, लेकिन कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है। क्या है? नीचे। तो इसलिए यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन नहीं कर पाती है। ठीक है भैया, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। देखिए भैया, देखिए निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है? असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक में क्या होता है भैया कि वो या तो डबल बॉन्ड बनाता है और या तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो इसमें से देखिएगा, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना ट्रिपल बॉन्ड है, ये पूरा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जैसे देख लीजिए, ये कार्बन हो गया और इसके 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। ठीक, अब जरा इसको देख लीजिए, इसमें लिखा है C 2 ठो है, और इसके बाद इसके साथ 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन। जरा गिनिए, देखिए 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो ये भी नहीं है। अब जरा इसको देख लीजिए C2H4 को, जब C2 और H4 की बनाएंगे तो यहाँ पे C हो जाएगा, 2 C हो गए, और इसके बाद 2 हाइड्रोजन इसके साथ लग गए, ये लग गए। अब देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हाइड्रोजन इसके पास होगा, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। ये अपने साथ कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। तो 4 के लिए इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, तो इसके लिए ये असंतृप्त विलयन हो जाएगा। असंतृप्त यौगिक में क्या होता है कि या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। देखिए इसमें ये डबल बॉन्ड बनाया है, इसलिए यही असंतृप्त यौगिक हो गया। ठीक है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए भैया, देखिए आगे पूछा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। देखिए भैया, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? देखिए CH3 और C OOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। अब इसका IUPAC नाम हमें बताना है। IUPAC नाम क्या बताना है? IUPAC। तो देखिए IUPAC में क्या होता है, सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करेंगे। तो एक ये है, एक ये है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ। क्या आता है? एथ। अब देखिए जरा इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो देखिए जरा ये जो COOH लगा हुआ है, ये किस क्रियात्मक समूह का है? तो ये किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक, और इसका जो पूर्व लग्न होता है वो होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड या ओइक अम्ल। ठीक, और देखिए आपस में सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एथेन, एक मिनट, देखिए भैया, एथेनोइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, अब इसमें जरा ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है? जो ऑप्शन सही होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए ये एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम अभी हमने निकाला, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, देखिए भैया, इसमें कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित करो। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित करो। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है क्लोरोप्रोपेन की संरचना बनाइए। क्या बनाइए? संरचना। आइए देखो बनाते हैं। देखो क्लोरोप्रोपेन, जरा इसको लिख लो, क्लोरोप्रोपेन। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे प्रोपेन आया है तो जाहिर सी बात है 3 कार्बन होंगे, तो सबसे पहले 3 कार्बन ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए प्रोपेन, अब इसके साथ हमें हाइड्रोजन लगाना है, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, इसकी संयोजकता पूरी। इसमें देखिएगा, इसमें H2 देखिए यहाँ पे 2 ये है, एक ये है और एक ये है, तो 4 हो गए, कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। इसके बाद इसका देखिए तो CH3 देखिए 3 ये हो गए और एक ये बॉन्ड वाला हो गया, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, तो देखिएगा एक ये हो गया और 3 ये हो गया, 3 1 4, 4 हो गए, तो कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। अब इसमें कह रहा है क्लोरोपेंटेन, क्या कह रहा है? क्लोरोपेंटेन, क्लोरोपेंटेन कह रहा है। तो देखिएगा भैया, अगर इसको हम CH3 और CH2 और CH3, अब देखिए अब इसमें हमें क्लोरो को लगाना है। अब देखिए भैया, इसके आगे ना कोई नंबर लिखा हुआ है ना कोई बांड लगा हुआ है, तो इसके आगे हम लोग एक नंबर लेके चलते हैं। कितना नंबर? एक नंबर। एक नंबर पे हमें क्लोरो लगाना हुआ है, क्लोरीन को जोड़ना है। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, चलो हम बताते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमको क्लोरो जोड़ना है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन की 4 संयोजकता तो पूरी है, तो ये कार्बन अपने साथ तो किसी को जोड़ नहीं सकता, तो ये एक हाइड्रोजन को कम करेगा। जब एक को कम करेगा और इसी के साथ Cl जोड़ लेगा, ठीक है, तो ये इसकी संरचना सूत्र हो जाएगी। इसको और बेहतर तरीके से बनाना है, तो देखिए यहाँ पे C बनाइए और इसको इस तरह से बनाइए, एक में Cl लगा दीजिए और यहाँ पे H लगा दीजिए। इसके बाद इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े थे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दीजिए, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बन गया इसका संरचना सूत्र। इस तरह बनाना रहता है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, बस इतना ही करना है उसमें। ठीक है, आपका 1 नंबर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखो क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है मेथिल प्रोपेनल। मेथिल प्रोपेनल का बनाना है, किसका? मेथिल प्रोपेनल, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पे प्रोपेनल आया है तो जाहिर सी बात है 3 कार्बन, तो सबसे पहले 3 तो कार्बन बना लीजिए, बना लिए। ठीक, अब देखो इसके आगे भी नंबर नहीं लिखा है ना, तो इसके आगे हम 1 लेके चलेंगे। कितना? 1। मान लेंगे कि 1 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पर हमारा मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 1 नंबर पर जुड़ा है। 1 मिनट भैया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 2 मेथिल प्रोपेनल है। देखिएगा 2 मेथिल प्रोपेनल है, 2 मेथिल मतलब दूसरे नंबर पर मेथिल को जोड़ना है। ठीक, तो पहले नंबर पर तो 3 तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 3 तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसके बाद इसमें हमको मेथिल जोड़ना है, तो मेथिल का सूत्र क्या होता है? CH3। ठीक है, और इसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए इसके साथ यहाँ पर एक H जोड़ दीजिए और ये HO, ये होता है आपका प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह। ठीक, ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। अगर इसको ऐसे नहीं बनाना है तो ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे H लगा दीजिए और जब O किसी के साथ जुड़ता है तो वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। ठीक है, यही आपका इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद अगला देखिए, अगले में कहा है 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन। क्या दिया है? 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन, 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन। अब देखिए भैया, यहाँ पे क्या आया है? ब्यूट के लिए कितने कार्बन होते हैं? 4, तो सबसे पहले 4 कार्बन लीजिए, 1 2 3 और 4 कार्बन ले लिए। अब देखिए इसमें 2 नंबर पर 2 साइड चेन लगी हुई है, साइड चेन को ही हम मेथिल कहते हैं। ठीक है, जब IUPAC हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। अभी बस इसको देखते चलिए, मॉडल पेपर सॉल्व करते चलिए बस। ठीक, तो 2 नंबर पर हमको 2 ठो क्या लगाना है? साइड चेन, और साइड चेन में क्या लगाना है? मेथिल। ठीक।
ठीक लग गया। अब इसमें हाइड्रोजन बस रख दीजिए, अपने आप ये संरचना सूत्र तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की कमी है, यहाँ पर 3 होगा। जरा इसका देखिए 1 2 3 4 इसका पूरा है ना, तो इसमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़रा देखिए यहाँ पर C है और इसके साथ 2 की कमी है और इसके साथ 3 की कमी है। बन गया, यही हमको संरचना सूत्र बनाना था। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है पेंटेनोइक अम्ल। क्या है भैया? पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेनोइक अम्ल। अब देखिए भैया यहाँ पर क्या आया है? पेंट। तो पेंट के लिए कितने कार्बन यूज करते हैं हम? 5। पेंट के लिए 5 कार्बन। तो 5 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन बन गए। देखिए 5 कार्बन हो गया। अब इसके बाद इसमें वो भरिए। देखिए अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा था आगे, तो आगे हम 1 लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? 1। मतलब कि चाहे इधर लगा दो और चाहे इधर लगा दो, जिधर आपका मन हो उधर ओइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह आप लगा सकते हैं, जिधर आपका इच्छा करे। या तो इधर लगा दीजिए या तो इधर लगा दीजिए। तो हम चलो उधर ही लगाएंगे। ठीक, तो इधर इसको CH3 करेंगे, इसको CH2 करेंगे, इसको भी CH2 करेंगे और इसको CH2 करेंगे। अब देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है उसका सूत्र क्या होता है? COOH ये होता है। अब देखिए या तो हम इसको इस तरह बना दें OH, या तो डबल बॉन्ड ऐसे कर दें। एक तो ये बन जाएगा इस तरीके से। अगर और एक तरीके से बनाना है तो देखिए CH3 ये हो गया, CH2 ये हो गया और ये CH2 हो गया और यहाँ पे ये CH2। इसके बाद इसको हम COOH भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। आप जो चाहें, जिस तरह चाहें, जो आपको अच्छा लगे उस तरह आप पेपर में लिख दीजिएगा, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है इसमें? देखिए भैया यहाँ तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका 6वां नंबर क्वेश्चन विषय में क्या कह रहा है? जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है। विस्थापित कर देती है मतलब उसको अलग कर देती है। ठीक, इसके बाद जबकि कॉपर Cu जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाती, क्यों? कारण दीजिए। तो देखिए भैया अभी कुछ टाइम पहले हमने आपको क्या बताया था? धातुओं की सक्रियता श्रेणी। जरा एक बार फिर से उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H, Cu और Hg। इसके बाद होता है Ag, इसके बाद होता है Au। ये होता है। अब उसमें कह रहा है कि जो जिंक धातु है वो कॉपर सल्फेट के विलयन, मतलब ये जो जिंक है ये कॉपर सल्फेट CuSO4 ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। इससे कह रहा है कि ये जिंक जो है ये कॉपर को विस्थापित कर देता है, मतलब कॉपर की जगह खुद आ जाता है और कॉपर को बाहर भेज देता है। तो फिर उसमें कह रहा है कि जब जिंक कर देता है तो कॉपर क्यों नहीं कर पाता? मतलब कि कह रहा है कि Cu जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से इसे क्यों विस्थापित नहीं कर पाता है? जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित क्यों नहीं कर पाता, ये पूछा जा रहा है हमसे। मतलब कि CuSO4 और Zn ये क्यों नहीं बन सकता, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये तो बन जाएगा लेकिन ये क्यों नहीं बनता, आखिर कारण क्या है? तो वही कारण देखिए, कारण ये है कि ये जो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील तत्व है ना। क्योंकि देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है और जबकि इसमें हाइड्रोजन से ये जिंक ऊपर है, इसलिए ये जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या होता है? ये जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर जो है वो जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। यही कारण है, बस इसी तरह इसको लिख देना है, आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, ये गलत है। ठीक है, और ये आपका सही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? ये देखिए, भैया इसमें कहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए।
क्या करना है, निम्नलिखित अभिक्रियाएं दी हुई हैं, उनका संतुलित समीकरण लिखना है। ठीक है, तो पहला आपका दिया है कि सिल्वर नाइट, ये सॉरी, देखिए पहला आपका दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इधर दिया है कैल्शियम कार्बोनेट और फिर उधर बना रहा है जल। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, जरा इसको लिखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है। और इसमें हम क्या ऐसा जोड़ दें कि ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि CaCO3 बन जाए और प्लस जल बन जाए। क्या बन जाए, जल बन जाए। तो देखिए अगर यहाँ पर कार्बोनेट नहीं है मतलब कि CO की कमी हुई है, तो यहाँ पे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें CO2 तो बन जाएगा। देखिए ये जो कैल्शियम है वो जाके CO से क्रिया कर लेगा ना, और ये H2 जो है, ये H2 जाके एक O ये वाला उधर बना लेगा, क्या बना लेगा, जल। अब इसको कह रहा है कि संतुलित भी करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। तो देखिए जरा संतुलित है कि नहीं, देखिए इधर Ca जो है एक है, इधर भी Ca एक है, इधर कार्बन एक है, कार्बन इधर भी एक है, और ऑक्सीजन इधर ये 2 है और ये 2 है, 2 2 4 है, इधर ये 3 है और 3 1 4 है। हाइड्रोजन जरा देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये संतुलित है। क्या है, संतुलित है। तो यही समीकरण हमको उसमें लिखना था बस। ठीक है, समझ गए। अब अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट, ये जिंक नाइट्रेट और प्लस सिल्वर बना रहा है। जरा एक बाहर लेते हैं, देखिए यहाँ पर आपका खाली डैश पड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका लिया है सिल्वर नाइट्रेट और इधर बना रहा है जिंक नाइट्रेट और प्लस सिल्वर। ठीक, तो यहाँ हम कौन सी धातु लें, कह रहा है कौन सी धातु ले लें कि ये चीज़ें बनकर तैयार हो जाएं। तो देखिए अगर हाँ यहाँ पर हम जिंक ले लें, क्योंकि यहाँ पर जिंक की कमी है, जिंक ले लें तो आराम से बन जाएगा ना। देखिए यहाँ पर ये जिंक हो गया और सिल्वर नाइट्रेट Ag और NO3, ये इसका फार्मूला होता है। अब ये जो जिंक जो है वो Au से जाके विस्थापित कर देगा Au के, तो Au की जगह में आ गया जिंक, तो जिंक नाइट्रेट बन गया और इधर ये सिल्वर जो है बाहर आ गया। ठीक, यही। अब देखिए जरा संतुलित कर लीजिए, देखिए इधर जिंक एक है, इधर भी जिंक एक है, इधर Ag एक है, इधर भी Ag एक है, इधर सिल्वर नाइट्रेट एक है, इधर भी सिल्वर नाइट्रेट एक है, मतलब कि ये अभिक्रिया हमारी सही हो गई। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, ये देखिए अगले में दिया है एल्युमिनियम प्लस, इसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस कॉपर। क्या क्या दिया है, क्लोराइड और कॉपर। जरा इसको भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है एल्युमिनियम में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि ये बन जाए, क्या क्या बना रहा था, एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर, एल्युमिनियम क्लोराइड और प्लस में कॉपर। जरा इसका सूत्र लिखिएगा। देखिए एल्युमिनियम का क्या होता है, Al प्लस, इसको हमें ज्ञात ही करना है, और इधर ये एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3 और इधर कॉपर का होता है Cu। जरा यहाँ देखिएगा, ये कॉपर की कमी है और यहाँ पे Cl, दो चीज़ें नहीं है यार, यहाँ पर Al तो है लेकिन इधर जो है ना यहाँ पर Cl है और ना ही Cu है। तो अगर यहाँ पर हम कॉपर क्लोराइड ले लें तो आराम से बन जाएगा ना। देखिए ये Al क्लोरीन के साथ क्रिया कर लेगा, AlCl3 बना लेगा और ये कॉपर इधर चला जाएगा बाहर। ठीक है, अब देखिए जरा समीकरण को संतुलित भी तो कर दीजिए, संतुलित नहीं है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन 3 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 2 का गुणा और यहाँ पर आप कर दीजिए 3 का गुणा। तो देखिए अब यहाँ पे एल्युमिनियम 2 हो गए, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉपर 3 है, यहाँ पर कॉपर 1 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जरा मिलाइए, देखिए एल्युमिनियम जो है यहाँ पर 2 है, एल्युमिनियम यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 दूनाई 6 और 3 दूनाई 6 हो गया बराबर। इसके बाद कॉपर यहाँ पर 3 है और कॉपर यहाँ पर 3 है, हो गया। यही आपको करना था,
संतुलित रासायनिक समीकरण देना था, आराम से दे दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 100% आएंगे बबुआ, हल्के में ना लेना इनको। 5 मॉडल पेपर कराऊंगा, अगर पेपर ना फंसा दिया तो कहना मुझसे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या दिया हुआ है, देखिए दिया है बेरियम क्लोराइड और प्लस में पोटेशियम सल्फेट, और फिर यहाँ पर बनाया है बेरियम सल्फेट और प्लस आगे वाला पूछा है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड, इसको देखिए ज़रा, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट लिखेंगे ज़रा। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ये जाकर इधर बनाया है बेरियम सल्फेट और प्लस आगे वाला पूछा है हमसे। तो देखिएगा ज़रा, बेरियम क्लोराइड का सूत्र पहले हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का BaCl2 होता है। ठीक, इसके बाद पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का होता है K2SO4। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बनाया है बेरियम सल्फेट। देखिए अब यहाँ पर ये बेरियम जो है ये Ba, ये जाकर K2 से क्रिया कर लेगा, इस घर का लड़का इस घर के लड़की के साथ शादी कर लेगा। इसके बाद ये जो क्लोरीन है ये वाले घर का लड़का ये इससे शादी कर लेगा, आपस में ही कर लेते हैं भैया, क्या करें, ज़माना ख़राब है। देखिए BaSO4 बन गया, क्या बन गया, BaSO4 बेरियम सल्फेट, और ये जो K2Cl2 है ये इधर जाके बन जाएगा KCl। ठीक है भैया, हो गया, बस इतना ही करना था। अब जरा मिला लीजिए संतुलित है कि नहीं। देखिए इधर बेरियम 1 है, इधर बेरियम 1 है, इधर Cl2 2 है, इधर 1 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो। देखिए इधर K2 1 है, इधर K2 2 हो गया। इसके बाद इधर सल्फेट 1 है, इधर भी सल्फेट 1 है, हो गए बराबर। बस इतना ही करना था हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है भैया, देखिए कहा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और आगे क्या बनाएगा देखते हैं। देखिए कहा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये इधर जाके बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस में क्या बनाएगा वो पूछा है हमसे। देखिए तो मैग्नीशियम का फॉर्म जो वो सिंबल होता है वो Mg होता है, और इसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो HCl होता है, ये तो सबको पता है। अब देखिए ये कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, मतलब मैग्नीशियम MgCl2 बना रहा है। ठीक, इसके बाद पूछा है आगे क्या बनेगा। तो देखिए ये Mg तो चला गया, Cl के साथ क्रिया कर लिया। ठीक है, Cl के साथ क्रिया कर लिया। अब यहाँ पे बचा क्या, यश, सिर्फ यश बचा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बाहर निकल जाएगी, H2 जो है वो बाहर निकल जाएगी। अब जरा देखिए समीकरण संतुलित है या नहीं, क्योंकि 2 नंबर मिल रहे हैं बबुआ। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, मतलब दोनों बराबर हैं। देखिए यहाँ पर H 1 है, यहाँ पर 2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर Cl 1 है, यहाँ पर Cl 2 है, अब इसका गुणा इसमें कर दो ना, तो ये भी तो 2 हो गया ना। हाँ ठीक, तो ये इस तरह बन जाएगा, आराम से संतुलित भी कर देंगे और बना भी देंगे। अब अगला एक और बचता है, जरा उसको भी देख लेते हैं। देखिए आगे पहले ही खाली स्थान दे दिया है भैया, बहुत चालू आदमी है। देखिए यहाँ पर क्लोरीन है और इसके बाद बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको देखते हैं। भैया ये जो क्वेश्चन है ये आपके कई जगह से ढूंढ के निकाले गए हैं, समझ लीजिए अब आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले ही डैश दिया हुआ है, इसके बाद दिया है क्लोरीन, क्या दिया है, क्लोरीन, और इधर बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड।
जरा बबुआ एक बात बताइए, यहाँ पर क्लोरीन की जगह ये आके क्लोराइड हो गया, ये तो बात ठीक है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसका मतलब इधर भी कहीं हाइड्रोजन ही होगा, तब तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे बना है ना। अब जरा इसका जरा सूत्र देखिएगा, तो यहाँ पे तो खाली ही है, यहाँ पर है Cl। क्लोरीन भैया कभी Cl नहीं लिखी जाती है, Cl2 ही लिखी जाती है क्योंकि ये गैस है। ठीक, ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर Cl तो ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन आया है तो ज़रूर यहाँ कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा। तो क्या था? हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर 2 ठो ये है, यहाँ पर 1 ठो, यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये Cl2 हो गए और यहाँ पर Cl2 हो गए, यही हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक, अब आगे आइए, आगे आपका ये रहा। देखिए भैया, इसमें कह रहा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, या तो आप इसको करिए, अथवा में दिया हुआ है, देखिएगा अथवा में दिया, या तो आप इन तीनों को करिए या तो फिर ये 6 समीकरण बनाइए, आपको जो सही लगे वो कीजिए। लेकिन हम तो कहेंगे भैया इसमें आपका टाइम बहुत जल्दी बच जाएगा, तुरंत हो जाता है, बस आपको आता बस हो, हम सिखाएंगे ना यार, काहे परेशान हो। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या है, संयोजन अभिक्रिया। जरा एक बात बताइए, जो हमने वीडियो आपको दी थी उसमें हमने सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। तो ये पहली अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए रासायनिक अभिक्रिया को हम संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, पढ़ाए थे भैया, आप लोग पढ़े नहीं है शायद। देखिए संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ठीक, रासायन इसको, संकलन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मतलब संयोग से बनना। जरा देखिएगा, मान लीजिए कोई एक तत्व है और कोई दूसरा तत्व है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएं तो एक संयोग हो गया भैया, बन गए, एक तत्व बना लिए। जैसे मान लो कोई लड़का है और कोई लड़की है, तो उनकी जब शादी हो जाती है तो उनके बीच एक संबंध बन जाता है, संबंध, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो उसी को संयोजन ही कहते हैं ना। तो इसमें भी वही होगा ना भैया, कि जब एक या एक से अधिक तत्व आपस में जुड़कर कोई एक उत्पाद बनाते हैं, उसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे इसी को देख लीजिए, H2 + Cl2, ये दोनों जुड़ के क्या बना लेते हैं? HCl, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यही आपकी है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है संक्षारण। याद हो तो भैया इसको भी हमने पढ़ाया था, दूसरी वीडियो में पढ़ाया था। देखो सब पढ़ाए मिल रहे हैं, थोड़ा पढ़ाने दो फिर देखना, ठीक है। अब देखिए संक्षारण क्या होता है। संक्षारण वो होता है भैया, जैसे कोई वस्तु है, अब वो आर्द्र या नमी या किसी और कहीं भी जगह आ जाए, अब वो संक्षारित हो जाए। संक्षारित का मतलब खराब हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ जंग, जैसे लोहा ही है, लोहा को आप बाहर छोड़ दीजिए बिना उसमें लेप ओप किए, कुछ भी ना, सिर्फ लोहा लाइए, उसको धूप में, उसको छत में छोड़ दीजिए, 2-3 दिन रखा रहेगा, इसी बाद उसमें जंग लग जाएगी, ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगा वो। तो यही है। तो इसमें संक्षारण में भैया सिर्फ आपको इतना ही लिख देना है कि जब कोई धातु या कोई वस्तु आर्द्र या नमी के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, और इसी क्रिया को हम संक्षारण अभिक्रिया कहते हैं या संक्षारण कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में लिख देना कि जैसे लोहे की धातु पे जंग लगना, और इसको बचाने के लिए हम किसी अन्य धातु का उसमें लेप करते हैं। क्या करते हैं? लेप कर देते हैं। लेप मतलब पेंट कर देते हैं। जैसे लोहा ही है, देख लो यार, लोहा को जब पेंट कर देते हो, अब चाहे पेंट करने के बाद उसको चाहे जहाँ रख दो, वो कभी नहीं ख़राब होगी जब तक उसमें पेंट का असर रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है आपका एक भर्जन। भर्जन क्या होता है भैया? देखिए सल्फर अयस्क जो है, सल्फाइड अयस्क, जब इसको किसी गलनांक में, गलनांक मतलब बिना पिघलाए ही इसमें ऊष्मा देते हैं तो ये ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। यही क्रिया आपकी भर्जन कहलाती है। भर्जन शायद हमने आपको नहीं पढ़ाया था, लेकिन आज बता रहे हैं कि जब कोई धातु या सल्फाइड अयस्क, जब कोई सल्फाइड अयस्क गलनांक क्या होता है? निम्न गलनांक पर जब हम गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इसी को भैया हम क्या कहते हैं? भर्जन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक भैया, तो आज के लिए भैया इतना ही रखते हैं। आज आपका एक मॉडल पेपर समाप्त भी हो गया है। एक मॉडल पेपर हमने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद जो है अगला मॉडल पेपर बहुत जल्द ही, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन बाद ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस चलने ही वाली हैं। बहुत जल्द ही हम आपसे लाइव भी मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए भैया